अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 4 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी, जुलाई की 11 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और इस वार्म क्लाउडी ह्यूमिड मॉर्निंग के साथ अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। चलें जी, सीन क्या है जी? सीन ये है कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं विच इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे जाके हमारा होता है एक मैसेज ऑफ द डे तारीख के साथ, जो कि मैंने ऑफ कोर्स अभी तक का लिखा नहीं है, अभी तक मैसेज मैंने वहां पे पोस्ट नहीं किया, लेकिन अब से कुछ लम्हात के बाद उसको हम वहां पोस्ट कर देंगे और तब आप हमारे प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। ऑलराइट, एक सेकेंड जनाब। आपको अंदाजा हो रहा होगा मैं असल में जिस वक्त ये गाना चल रहा था मैंने अभी ही साइन इन किया है और थोड़ा सा आज घर से निकलने में लेट हो गए थे, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। 7:22 आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो जरा नजर डालना भी शुरू करते हैं अभी। और आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है किन की तरफ से, और जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ओहो आज तो जीशान बेग साहब ने पहले मैसेजेस, उनसे भी पहले मैसेजेस आए हुए हैं, क्या बात है। चलें जी, बशीर अहमद साहब ने आज का जो है वो पहला मैसेज किया और इसमें वो कहते हैं, सलाम प्यारे अदील, सामीन में से आपका एक पक्का नून लीगी अजहर अली था, अरसा दराज से प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहा कि अब उसे नून लीग के दिफा के लिए कुछ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अजहर अली साहब मेरे ख्याल से हरीपुर से उनका ताल्लुक था, मेरे ख्याल से अभी भी प्रोग्राम वो सुनते होंगे। असल में थोड़ी सी ज़ाहिर है आप जब अफसोस भी होता है, कभी कभार ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं उनके साथ काफ़ी सख्त जबान जो है वो इस्तेमाल कर ली थी उनकी इस निज़ाम को, जो निज़ाम मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है उसकी सपोर्ट के हवाले से और उनकी वॉट अबाउटरीज के हवाले से कि ये वो तब होता था, ये भी तब होता था, ये तब भी तो ये हुआ था, तब भी तो वो हुआ था। चलें जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से आई थिंक जब बिजली का बिल आता होगा तो फिर आप सोचते होंगे हमारे वो दोस्त भी कि तब ये नहीं होता था, लेकिन बहरहाल आई एम श्योर ही मस्ट बी लिसनिंग टू द प्रोग्राम, लेकिन पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में उनकी नहीं है। हसनैन कहते हैं झोंके के साथ छत गए, दस्तक के साथ दड़ गया, ताज़ा हवा के शौक में मेरा तो सारा घर गया। ओहो, अच्छा, दस्तक के साथ, यार ये रे के ऊपर जो है ना वो आपने तुम्हें गलत बना दिया, दर होगा मेरे ख्याल से ये। हाँ, झोंके के साथ छत गई, दस्तक के साथ दर गया, ताज़ा हवा के शौक में मेरा तो सारा घर गया। हाँ, ये है शेर। मैंने भाई ये हसनैन ने ये असल में मैं फिर बार बार ये बोलता हूँ, जरा उर्दू पढ़ना ना इंटरनेट पे मुश्किल होती है, बिकॉज आपको पता है कि नस्तालीक इस्तेमाल नहीं हो रहा था फॉन्ट। मैं अक्सर यूज़ करता हूँ ना नस्तालीक, तो वो हमारी जिस टाइपोग्राफी या जिस हरूफ तहज्जी में ये ज़बान उर्दू लिखी जाती है, तो अगर वो आप जब उसको लिखते हैं अरबिक फॉन्ट में या कूफी फॉन्ट में तो ज़रा उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। आपने मेरी बेसिकली कल के एक ट्वीट के हवाले से जो है वो ये बात की थी, जिसमें ब्लूमबर्ग के जो पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं इनफैक्ट, जिनका नाम फसी मंगी है, उन्होंने कल ये ट्वीट किया था कि पाकिस्तान स्टार्टअप फंडिंग हैज ड्रॉप्ड बाय 92% दिस ईयर टू अ मीजली $3 million. इट्स द बिगेस्ट ड्रॉप इन इमर्जिंग मार्केट्स कवर्ड बाय मैग्नेट वेयर द ओवरऑल ड्रॉप इज 34%। यानी पाकिस्तान में जो स्टार्टअप के लिए फंडिंग, अगर आपको याद हो 2022 पाकिस्तान में स्टार्टअप के लिए एक 2021 और 2022 पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में स्टार्टअप के लिए एक बड़ा कहना चाहिए कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी साल था और इतनी एक्साइटमेंट थी, सो मच मनी कमिंग इनटू द स्टार्टअप्स एंड ऑल। मुझे याद है कि मैंने समा टीवी के लिए उस जमाने में जो है ना वो एक पायलट तक रिकॉर्ड कराया था, यू वोंट बिलीव। हमारा पूरा फोकस जो था वो स्टार्टअप्स के हवाले से होने वाला था कि हम स्टार्टअप्स पे जो है ना वो प्रोग्राम करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, हैफ भी क्या वर्ड मैंने सीखा था फारसी का। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। हसनैन ने उसके हवाले से जो है ना बात की, क्योंकि कल 10 जुलाई था और कल 10 जुलाई 2024, तो 10 जुलाई 2023 को पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत ने कहा था कि हम एक साल में पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो उससे बाहर निकल आएंगे। सो एक साल हो गया लेकिन माशी मसाइल
कम तो नहीं, शायद बढ़ ही गए. चले जी, हसनैन ने इसके अलावा हमारे साथ खबर शेयर की है और ये खबर मुझे पूरा यकीन था जावेद साहब भी खबर शेयर करेंगे. जॉर्ज क्लूनी का बयान आ गया है. जॉर्ज क्लूनी ने जो बाइडन के खिलाफ जो है काफी सख्त जबान इस्तेमाल की है. कल उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इन द न्यूयॉर्क टाइम्स और उस आर्टिकल में जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है. लिटरली दे आर नाउ बेगिंग जो बाइडन फॉर गॉड सेक. अच्छा, जो बाइडन के लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, किस लिहाज से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जॉर्ज क्लूनी के लेटर का क्या मामला है. और इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता रहा था थ्रू आउट कि जी अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें जो बाइडन के खिलाफ जो आवाजें हैं वो काफी लाउडर होती जा रही हैं. और मैंने ये भी आपको बताया था कि अब तक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां से इनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं. लेकिन बिलाखिर एक पहले सेनेटर जो हैं वो भी बोल पड़े हैं कि जो बाइडन जो है अब वो जगह खाली करें और मूव ऑन. लेकिन एज आई सेड अर्लियर आज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. किस लिहाज से ये मैं आपको बताता हूँ. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 74th बर्थडे टू परवेज आमिर अली हूद बॉय. He was born on the 11th of July 1950. पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, ऑथर, मीडिया कमेंटेटर एंड सोशल एक्टिविस्ट. इनके और भी बहुत सारे तारुफ हैं लेकिन बहरहाल क्या बताएं इस बारे में. चलें जी, हैप्पी बर्थडे हूद बॉय साहब को, जो भी उनको पसंद करता है. इसके अलावा जीशान बेग कहते हैं पाकिस्तान ज्वाइंड IMF on the 11th of July 1950 as newly established country was facing fiscal problems since its creation in 1947 from the British India. In 1958 for the first time Pakistan went to the IMF for the bailout. जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पहली बार अपनी तारीख में जो बेल आउट के लिए गया था IMF में वो 1958 में गया था. बस अयूब खान आए और पाकिस्तान जो है वो IMF पहुंच गया था. और फिर उसके बाद से वो कहते हैं ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री, द कंट्री नेवर लुक बैक, वी आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कस्टमर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आपको पता है कि हमारी तारीख में हम तवातुर के साथ, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब शायद, मेरा ये ख्याल है कि शायद अब ज्यादा टाइम वो होगा जिसमें हम IMF के अंडर होंगे रादर देन IMF के बगैर. पहले 11 साल हम IMF के पास नहीं गए, लेकिन या पहले 8 साल कहेंगे बिकॉज 1950 में तो हम मेंबर बने थे IMF के. पहले 8 साल हम नहीं गए, लेकिन फौजी हुकूमत के आते ही जनरल अयूब की हम IMF के पास गए और फिर माशाल्लाह जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही वो. ठीक है जी. और क्या सीन है. जीशान बेग कहते हैं स्लाइड रूल्स बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर in 1950s and 60s before beginning to fall out of favor to pocket calculators, which has become affordable and were significantly easier to use. The last slide rule manufactured in the US was produced on 11th of July 1976. So अच्छा, ये अच्छी आपने दिलचस्प मालूमात जो है वो शेयर की है. बिकॉज सवाल ये पैदा होता है कि जब कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले जो है वो कैलकुलेशन कैसे हुआ करती थी. तो इसके लिए एक फुट्टा इस्तेमाल किया जाता था. फुट्टा जिसे आप कहते हैं ना, रूलर जिसे कहते हैं, रूलर. तो उस फुट्टे को जो है ना वो स्लाइड रूल कहा जाता था. एंड इट इज सॉर्ट ऑफ अ हैंड ऑपरेटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर. यानी वो एक कैलकुलेटर ही था लेकिन मैकेनिकल था. इट वाजंट इलेक्ट्रॉनिक. और उसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक प्रिंटेड पेपर होता था या प्लास्टिक के ऊपर जो है ना वो नंबर्स लिखे हुए होते थे और आप उसके ऊपर जो है ना वो एक मेटालिक एक बकल सा टाइप होता था, उसको आप हिलाया करते थे, घुमाया करते थे, स्लाइड किया करते थे और उससे जो है ना वो फिर आप कैलकुलेशन, आपको फौरन आंसर्स मिल जाया करते थे. बट देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आम होना शुरू हो गए एंड द पीपल देन फॉरगॉट स्लाइड रूल. अभी भी कहीं ना कहीं शायद हो सकता है दादा अब्बू के संदूक में आपको जो है वो स्लाइड रूल फुट्टा मिल जाए. बट 12 चलें आगे बढ़ते हैं. मास्क डिफीट्स एक्स ट्विटर स्टाफ सीकिंग $500 million in severance pay. Okay, a US judge has dismissed a case brought by former Twitter staff who had accused billionaire Elon Musk of unlawfully denying roughly $500 million in severance payment owed to workers fired after his takeover of the company. So, बिल्कुल जी जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस न्यूज. और ये कहानी क्या हुई थी, अगर आपको याद हो कि जिस वक्त इलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर टेक ओवर किया था उस वक्त इलॉन मस्क ने एक बड़ी जो है वो तादाद में इलॉन मस्क ने ट्विटर के एम्प्लॉइज को जो है वो सॉरी आई वाज गेटिंग थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. हाँ, तो मैं बता ही रहा था, कहानी है कि आपको पता है कि जब इलॉन मस्क की टुक ओवर ट्विटर तो उसने जो आते ही काम किया था, सबसे पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था कि यार दिस कंपनी इज एक्सट्रीमली ओवरस्टाफ्ड. I mean,
PIA level overstaffing. Like उसने बोला, PIA Pakistan airline, is as bad as Twitter. नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको. लेकिन खैर anyway, तो इस लेवल की जो है ना वहां पे ओवर स्टाफिंग हुई हुई थी. तो उसने आके किया ये कि he just came and he laid off I think कोई अराउंड 75-80% ऑफ द एम्प्लॉइज. याद है ना आप लोगों को? और तकरीबन कोई बड़ा नंबर था, हजारों में उसने लोगों को जो है ना फारिग कर दिया था. और फिर ख्याल यही था और लग यही रहा था कि भाई ये कंपनी तो चल ही नहीं सकती, इस कंपनी को तो ये इतना महंगी इसने से कंपनी ली. और बड़ा ही एक रेवोल्यूशनरी टेक ओवर किया था इसने ना. उन्होंने कहा था ऐसी की तैसी कर देता हूं मैं इस पूरे जैक डॉर्सी वाले मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को. और फिर जैक डॉर्सी के बाद आपको पता है पराग अग्रवाल जो है, इंडियन बॉर्न पराग अग्रवाल, ही बिकेम द CEO. और पराग के साथ भी इलॉन मस्क. और उसने आते ही कहा था कि यार तुम क्या कंपनी चला रहे हो, तुमने इतने लोग भर्ती किए हुए हैं. एक सेकंड चेक करते हैं ना, एक सेकंड. ठीक ओके, या सो आई फाउंड इट. ओके, 7,800 एम्प्लॉइज थे और उसमें से 6,500 एम्प्लॉइज को उसने फारिग कर दिया था आते ही. तो लोगों को लग रहा था कंपनी बैठ जाएगी, बट कंपनी नहीं बैठी, कंपनी अभी भी चल रही है. सो इलॉन मस्क से आप लाख नाराज हों, लाख उसको बुरा भला कहें, जो भी कहें, लेकिन यार बंदे में कुछ है तो बात है, तो कुछ बात उस बंदे में, वरना लग यही रहा था कि ये कंपनी तो बैठ जाएगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? जवेद साहब, जॉर्ज क्लूनी वाली आपकी खबर मैं पहले शेयर कर चुका हूँ. फहीम अली खान साहब कहते हैं आपने कुरानी आयत शेयर किया हमारे साथ, सूरह काफ की आयत नंबर 6. तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को ना देखा? हमने उसे कैसे बनाया और सजाया और उसमें कहीं कोई शगाफ नहीं. क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. कपिल देव का मैसेज आया है और कहते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रोटेस्ट. अच्छा भाई, कहानी क्या जरा सुन लीजिए. सैलरीड क्लास अलायंस जो है वो कल कराची में अपना पहला प्रोटेस्ट करने का इरादा रखती है. एंड आई थिंक दे एक बेसिकली वॉक का उनका प्लान है जो कि शाहीन कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगी और टावर तक जाएगी. ठीक है जी, शाहीन कॉम्प्लेक्स से ये वॉक स्टार्ट होनी है और टावर तक जाएगी. और कल दोपहर 2 बजे, इट्स फ्राइडे गाइस, यू नो दैट फ्राइडे जुमे का दिन है और आपकी छुट्टी भी होती है, लंच आवर होता है, नॉर्मली लंबा लंच आवर होता है. सो द वॉक इज गोइंग टू स्टार्ट एट 2 PM. इट इज गोइंग टू एंड एट 2:30 PM. ये आप लोगों के लिए हो रही है. चुंदरीगढ़ रोड, जो सैलरीड लोग हैं उनका HQ है. बहुत कम जगहें होंगी पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में कॉन्सेंट्रेटेड लोग होंगे, सैलरीड वाले, मजदूर तबका. तो बराए मेहरबानी आप लोग जरूर अपने ऑफिस से निकलिए. देखिए बेचारे बड़ा ख्याल कर रहे हैं. आपको वो 3 बजे भी बुला सकते थे, आपको 4 बजे भी बुला सकते थे, उन्होंने आपको 2 बजे बुलाया बिकॉज जुमे वाले दिन जो है वो जरा छुट्टी लंबी होती है. वैसे भी आपको इस बात का अंदाजा है कि लंबा एक सूडो लॉन्ग वीकेंड जो है वो भी आ रहा है. सो डू कम आउट गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस कपिल देव. इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर प्रोटेस्ट. मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, अवॉइड यूजिंग अब्यूजिव स्लोगन, refrain from slogan targeting any political party or institute, do not associate with any political party, ensure roads remain unobstructed. ओके जी, सड़क भी बंद नहीं करनी है. तो अच्छे गाइडलाइंस हैं बिकॉज याद रहे जी सैलरीड क्लास अलायंस इट इज नॉन पोलिटिकल मूवमेंट. ये एक नॉन पोलिटिकल मूवमेंट है और बिल्कुल ऐसे ही ये रहना चाहिए. फहीम कहते हैं नियरली 1 in 6 UK millionaire to vanish by 2028. Bro, could you help me understand this? ये फहीम अली खान कहते हैं. इसका मतलब ये है कि बरतानिया की इकोनॉमी राइट नाउ इज गोइंग थ्रू वेरी सिवियर स्ट्रेस और इसको सिक मैन ऑफ यूरोप जो है वो भी आजकल कहा जा रहा है. और बरतानवी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है दैट हैड बीन लैगिंग बिहाइंड देयर पीयर्स, इवन दो 2024 में कुछ नंबर्स इनके बेहतर हुए हैं. लेकिन इनका ये कहना है कि देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट, ये जो रिपोर्ट है, ज़ाहिर मैं इसकी तफसील तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी खबरें पढ़ के जो है वो मेरे जहन में चीज आ रही है वो ये आ रही है कि देयर वुड बी सिग्निफिकेंट वेल्थ डिस्ट्रक्शन इन यूके. यानी लोगों की जो सेविंग्स हैं या लोगों की जो वैल्यूएशंस हैं. नाउ व्हाट मेक्स यू रिच, सवाल ये पैदा होता है ना. आई मीन इट्स योर होल्डिंग्स. सो इफ योर होल्डिंग्स एक्चुअली गो डाउन, जैसे फर्ज करें आपके पास एक घर है, आज वो घर जो है वो 5 करोड़ का है, आपकी नेट वर्थ में वो 5 करोड़ आ गए, और अगर वो 5 करोड़ से कम होकर घर 3.5 करोड़ का हो जाता है तो योर नेट वर्थ एक्चुअली गोज डाउन. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ गोइंग फॉरवर्ड. चलें जी, डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग. हेलो एंड गुड मॉर्निंग डीजे सुमेर. रात में सोते नहीं है, पूरी रात जागते रहते हैं. और इसके अलावा क्या बात है जनाबे वाला, इसके अलावा एक और जो सीन है वो ये है कि
कल रात में मैच भी देखा होगा उन्होंने. What a morning for England, man. What an evening for England. और इत्तेफाक से मैं सही टाइम पे उठ गया था. मैं मैच देखने का मेरा पूरा इरादा था, but yesterday was such a tiring day. You guys have no idea, man. Seriously. लेकिन मैं फिर भी, मेरी आंख जो है ना वो सही टाइम पे खुल गई और मैंने आखिरी आधा घंटे का मैच देखा और वो कमाल का गोल जो है ना वो इंग्लैंड की जानिब से किया गया है. ओली वॉटकिंस की जानिब से. एस्टन विला के ये प्लेयर हैं जिन्होंने 90th मिनट में, यार वैसे क्या घूम के गोल मारा है उसने, और इंग्लैंड को जो है लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया है. सो अमेजिंग, ग्रेट. चलें जी, इसके अलावा हसान कहते हैं इन 1950 पाकिस्तान ज्वाइन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. चले आप जरा देख लिया करें इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर ली गई हो. हनी डज नॉट स्पॉइल, यू कुड फीजिबली ईट 3000 year old हनी. वाह, यानी शहद जो है वो कभी भी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता. आप 3000 साल पुराना शहद भी जो है वो खा सकते हैं. That is so cool, यार. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. Yesterday I received a surprise call from पीर ज़हीर साहब to ask about the recovery of my foot. He also paid regards to all the listeners. भाई जबरदस्त, क्या बात है. यही तो हमारी सनराइजर्स स्पिरिट है. आप देखिए, सब एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से उनकी तबीयत और खैरियत भी पूछते रहते हैं. पीर ज़हीर साहब से आपकी बात हुई. पीर साहब को हमारा भी आप जो है वो सलाम कहिएगा और उम्मीद करते हैं कि एवरीथिंग वुड बी गुड एट हिज एंड एज वेल. चलें जी, अभी तक मैंने आज अपना फेसबुक पे जो है ना वो मैसेज लगाया नहीं है, तो मैं अभी कर ही रहा हूँ कि अभी जल्दी से मैसेज लगा देता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे. अभी गाना सुन लेते हैं यार, काफी लंबी ये डिस्कशन हो गई है और फिर वी विल कैरी ऑन विद द शो. और बस फेसबुक पे अभी आया, आई नो आप में से काफी सारे लोग आजकल ट्विटर से, सरकार कम से कम इस चीज में, रियासत जो है वो इस चीज में कामयाब जो है वो जरूर हो गई है कि थोड़ा बहुत लोग ट्विटर से जो है वो दूर होते जा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जरा उनको प्रॉब्लम होती है ना बार बार. खैर नहीं, चलें, छोड़े रहने दें. ये लें जी, गाना चला दिया हमने. अच्छा खूबसूरत गाना प्लेलिस्ट में नजर आ गया. अब जब ये गाना प्लेलिस्ट में हो तो फिर मैं कोई और गाना कैसे ढूंढ सकता हूँ, है ना. बिल्कुल एंजॉय. जुनैद भाई विद तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो. What I call the ultimate breakup song. Enjoy. मिलते हैं इसके बाद. Alright, जुनैद भाई का खूबसूरत सॉन्ग आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया एंड यस दिस इज अ रियली कूल वन. ओके चलें जी, फेसबुक पे जल्दी से मैसेजेस आप लोगों के देख लेते हैं. हमारे पास ब्रेक नहीं है 8 बजे तक, तो चलें जी. नहीं, हम ऐसा करते हैं, ऑल कमेंट्स पे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पे आप लोगों के जो है ना वो मैसेजेस जरा पढ़ना शुरू करते हैं. और उरूसा ने आज का पहला मैसेज भेजा, कहती हैं ना जाने क्या फैसला आएगा, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द जुडिशरी. देखिए, इतना टाइम अगर लग रहा है फैसला सुनाने में तो मेरे ख्याल से काफी हद तक ये क्लियर होना चाहिए कि फैसला आज क्या आएगा. नेचुरली उरूसा जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की शायद ये इतना बड़ा मुद्दा या इशू होना नहीं चाहिए था जितना बड़ा इसको बना दिया गया है. पाकिस्तान की आज तारीख इंपॉर्टेंट डिसीजन में से जिस तरह 13 जनवरी का फैसला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जिसको फिर बाद में हमें पता ये चला कि इलेक्शन कमीशन समझ ही नहीं पाया कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा था. इतना अजीम मौलाना रूमी की जो है वो एक शायरी जैसा किस्म की इन्होंने जो है वो फैसला लिख दिया था कि लिखने वाला कुछ लिखना चाह रहा है और समझने वाला कुछ समझ रहा है. सो वो हुआ ये कि आज का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. और आप जानते हैं एक अनयूजुअल प्री डिसीजन मीटिंग हुई है कल जो कि काफ़ी देर चली है और वही 13 के 13 जजेस जो कि फुल कोर्ट बेंच था उस वक्त का अवेलेबल, वो सारे एक रूम में काफ़ी देर बैठे रहे हैं. और उस पर आप जानते हैं कि फिर अगर आप दोनों तरफ के व्लॉग्स बस सुने और आपको पता चलेगा कि अब तो खैर एनीवे प्रो काजी व्लॉगर्स कम रह गए हैं काफ़ी. जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं सबका आई थिंक 80-90% का एक ही तरफ का इस वक्त है, बिकॉज ज़ाहिर है ये एक दौर ऐसा है जो कि याद रहेगा. बिल्कुल देखें, चला जाएगा. कुल्लू मन अल्लाह अफान, हर चीज़ दुनिया में जो चीज़ है वो फना होने वाली है. तो ये भी जो समझ रहे हैं कि आज बैठे में मसनद पे, आप देखिए अभी वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की एक वीडियो आई है. ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला जिन्हें कहा जाता था और पाकिस्तान की एक नोटोरियस कैरेक्टर 1990s के और लेट 80s के, जो बाद में जेल भी भुगत चुके हैं और अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं. आई थिंक ही मस्ट बी इन हिज मिड टू लेट 80s और 90s कि उनका बेटा जो है वो पुलिस की मदद से उनको घर से निकलवा रहा है. लाइक कितनी अफसोसनाक. यानी वो आदमी जो एक जमाने में, जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते होंगे, ये कि खौफ की अलामत ये आदमी माना जाता था. लेकिन एक दिन आज देखिए दुनिया अल्लाह ताला क्या दिखा देता. वैसे तो ये दुनिया कोई मकाफात अमल का कारखाना नहीं है. तो जस्टिस तो वहीं उसके बाद ही होनी है, इटर्निटी यानी रोज़े जज़ा के दिन होनी है. लेकिन अल्लाह ताला कभी कभार लोगों को कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता है. तो जब तक ये बहरहाल कभी ना कभी तो ये जाएंगे और जाने के बाद फिर ये दौर जो है वो याद रहेगा. तो मैं आज ऐसी
गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, आई वाज लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक, आज के दिन की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस के हवाले से. तो मैं यही सोच रहा था कि आज का दिन बेसिकली आज एक तरह का एक टेस्टिमोनियल होगा उरूसा जो आपने बात की है, और वो यही है कि क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर से इस वक्त एक तरफ को लग चुका है या उसमें अभी भी रेजिस्टेंस की कुछ सांसें बाकी हैं. आज के दिन जो है ना वो ये फैसला हो जाएगा. बट लेट्स सी. उरूसा कहती हैं वी मिस्ड योर यूट्यूब शो यस्टरडे. यार आई आल्सो मिस्ड इट. लेकिन यकीन जाने, एक तो आज कल का पूरा दिन, वन ऑफ दोस वेरी रेयर डेज दैट आई फ्रॉम मॉर्निंग टिल लाइक इवनिंग आई वाज रियली कॉट अप एंड बिजी. देयर वाज अ रिकॉर्डिंग टू दैट रियली वेंट ऑन टिल प्रीटी लेट, एंड देन व्हेन आई केम बैक तो हमारे एक इलेक्ट्रिशियन साहब को काम करना था, वो भी माशाल्लाह जिस स्पीड पे काम कर रहे थे वो इट मैन आई कांट टेल यू, आई वाज टू लॉन्ग मैन. ओके चलें जी. ज़िया अनवर खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मदील भाई, क्या गाना चला दिया, जवानी के सारे ब्रेकअप याद आ गए. अल्लाह खैर. ओके जी, अल्लाह ताला आपको सुकून दे, या अल्लाह करे आपको अब तक सुकून आ गया हो. रिजवान जकी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जुनैद भाई, थैंक यू सो मच. इसके अलावा मोहम्मद आसिफ साहब तहसील मेल सी विहाड़ी से मैसेज करते हैं, बहुत शुक्रिया जी. मजहर हुसैन कहते हैं मजहर पराचा फ्रॉम लाहौर, अदील भाई बारिश में बाइक की दुमची की अफादियत पे रोशनी डालें और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो बाइक के इस पार्ट को लगवा लिया करें. अच्छा, दुमची से मुराद आई थिंक मड गार्ड की आप बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल यार मड गार्ड जरूर लगाएं भाई. पता नहीं लोग कैसे इतनी जरूरी चीजों के बगैर बाइक चला लेते हैं. बिकॉज हमारे यहाँ तो ये है ना कि चलती का नाम गाड़ी, तो चल रही है तो बस वो बाइक है, चल रही है तो बस वो गाड़ी है, चीजें नहीं, कुछ बेसिक चीजें वो करवा लिया करें, इंडिकेटर्स लगवा लिया करें. और खैर यूज कौन सा करना है, शीशों पे तो पहले ही बात कर चुका हूं मैं. बारिश में मड गार्ड जरूर लगवा लिया करें, आपका अपना फायदा है यार, किसी और का क्या होगा. इसके अलावा नूर फातिमा थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया, आपने अपनी अकीदत का इजहार किया मेरे लिए. अरूज शहजाद, लेट्स इमेजिन टर्निंग बैरन डेजर्ट इनटू ग्रीन हेवंस. लेट्स डिसेमिनेट दिस ईयर्स एनवायरमेंटल थीम ऑफ लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस टू हेल्प हील द नेचर. दैट्स प्रीटी फाइन अरूज, दैट साउंड्स प्रीटी ऑसम. लेकिन व्हाट कैन वी डू एज एन इंडिविजुअल, हम शख्सी तौर से इस पूरी चीज के हवाले से क्या कर सकते हैं, आप जरूर इस पे भी जो है वो रोशनी डालिएगा. इसके अलावा वी हैव गॉट जुनैद अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं आर यू अटेम्प्टिंग टू कंप्लीट द पेसर चैलेंज ऑफ जुलाई. देखिए नियत तो मेरी पूरी है, मैं तो अभी तक अपना देखा भी नहीं कि हाउ एम आई डूइंग इन पेसर चैलेंज. सो अच्छा, आई एम एक्चुअली ऑन ट्रैक. हाँ, अगर मैं यार असल में जो प्रॉब्लम आने वाली है ना वो ये आने वाली है. एक तो ये कि अभी ये आशूरा का ब्रेक आ रहा है, अब मैं इसमें सुबह उठूंगा यानी ये एक सवालिया निशान पैदा होता है. आई थिंक आई शुड गेट अप. शो तो नहीं होगा, इस वजह से ज़ाहिर है ज़रा थोड़ी सी आलकसी हो जाती है, थोड़ी सी ना काम चोरी का मुजाहरा कर देता हूँ. बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई मे बी ट्रैवलिंग एट द एंड ऑफ द मंथ. सो मुश्किल लग रहा है टारगेट अचीव करना, लेकिन अपनी सी एफर्ट जरूर करनी चाहिए बिकॉज एक्चुअली आई एम ऑन ट्रैक. सो पिछले 3 दिन एक्चुअली हैव बीन क्वाइट गुड. तो एक्सेलेंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, फेसबुक पे एक मैसेज और रह गया है अभी के राउंड के लिए, बाकी मैसेजेस अब हम बाद में शामिल करेंगे. आयशा अजीज कहती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जुनैद जमशेद. थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ आवर यूनिवर्सिटी डेज व्हेन ही वाज एन अल्टीमेट हार्ट थ्रॉब. हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. जुनैद भाई अल्टीमेट हार्ट थ्रॉब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. और हमारे ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, मैंने अक्सर जिक्र भी किया है शो में कि जुनैद भाई का वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा था. आई मीन जब मैं IBA में हुआ करता था, दैट वाज द टाइम व्हेन जुनैद भाई की आखिरी एल्बम भी आई थी और उनकी जो वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग अ पॉप स्टार टू एन इवेंजेलिकल मुस्लिम, और तबलीगी जमात से जो उनकी जो रग़बत थी उस जानिब, तबलीग की जानिब, वो बढ़ रही थी. एंड ही वाज गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज, वो जो एक जिसमें आप नोट भी कर सकते थे, जब उनको सुनते भी थे तो उसमें एक तजब्जुब का भी एक एलिमेंट हुआ करता था. बट देन ही वेंट ऑल आउट, एज दिस से ही वेंट ऑल आउट. एंड देन जाहिर है जी फिर वो कहते हैं ना कि आज दूसरी बार यूज कर रहा हूँ, द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दिस से. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. अभी क्या हम करने वाले हैं, अभी ये करने वाले हैं कि आपको जो है वो लिए चलते हैं हम एक सॉन्ग की जानिब. और इस गाने के बाद जो है, अच्छा ओहो भैया और रहमान साहब का भी मैसेज आया है, अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग, इट इज सो नॉस्टैल्जिक सर, अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग. Congratulations England for reaching the final. First time in my life, saw the whole match at 12 AM and credit goes to Adil for creating interest in football. Thank you so much sir. बहुत शुक्रिया. मैंने खुद तो पूरा मैच देखा नहीं, लेकिन चले लोगों को दिखवा दिया. इस बात की जो है वो मुझे काफी खुशी है. तो अभी क्या सीन है, अभी ऐसा करते हैं कि आपको सुना देते हैं हम एक और गाना और मिलते हैं आपसे इसके बाद. Okay, this is Hassan Jahangir with the Coke Studio edition of Hawa Hawa.
एंजॉय फॉर अ चेंज. ठीक है. और वापस आके हम आज की खबरात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइन टुडे in the newspaper. No, nothing to do with the court hearing Imran Khan और फलाना और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, whatever. But very interesting. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Alamgir and Gulpana with Hawa. Well, I know. यार चलता है कभी कभार ना, लगाया जा सकता है. I mean, just for the variety sake. I know सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा गाना, लेकिन वैरायटी की बात किया. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और 7:53 और आज के खबरात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो हम अभी नजर डालते हैं. और क्या कहते हैं अखबारात. हाँ, जो वो इम्पोर्टेंट खबर की बात कर रहा था जो कि गैर सियासी खबर है इवेंचुअली, लेकिन सियासी खबर होगी. और वो ये एक्सप्रेस का लिखना है. शहबाज राना साहब की ये रिपोर्ट है और कहते हैं IMF का ज़रई इनकम पर 45% टैक्स का मुतालबा. नए पैकेज के लिए अक्टूबर तक लाइफ स्टॉक सेक्टर को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त. ज़रई आमदन पर टैक्स के लिए सूबाई हुकूमत में तरामीम के लिए अक्टूबर की डेडलाइन. पंजाब ने रजामंदी जाहिर कर दी. सिंध के बुलंद शरह पर तहफ़्फ़ुज़ात. तरमीम से ज़रई टैक्स की शरह गैर तनख्वाहदार कारोबारी अफराद के मसावी हो जाएगी. सूबों को टैक्स छूट खत्म करने के लिए 1 साल का वक्त दे दिया. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और पाकिस्तान में आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो एक तरह की एक होली काव है, एक मुकद्दस गाय है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर. बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान चलाने वाले जो हैं वो लोग दरअसल यही लोग हैं, यही वो बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो अब इन पे IMF का ये कहना, बिकॉज देखो इन लोगों में तो शर्म नहीं आनी ना, इनको तो नहीं लगाना टैक्स कभी भी. अब IMF से अक्सर ये गिला किया जाता है और पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके यही बात करते हैं, अगर IMF इतना ही पाकिस्तान का खैर ख्वाह है तो इन चीजों पर टैक्स की क्यों नहीं बात करता. रियल स्टेट पे कैपिटल गेन टैक्स, जिसपे लोगों ने अरबों रुपए बनाए हैं, उनके ऊपर टैक्स लेना और ये सारी चीजें. और बेचारे एग्रीकल्चर इनकम, रिमेंबर एग्रीकल्चर मेक्स अप अराउंड 20-21% ऑफ योर GDP. और क्या वजह है कि पाकिस्तान की GDP का इतना बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करने वाला जो सेक्टर है उसमें हम टैक्स नहीं लगाते. तो अब लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. हुकूमत IMF ऐसा लग रहा है कि जो अगला पैकेज आने वाला है उसके लिए ये सख्त शराइत, उन्होंने एक सख्त शर्त जो है वो सामने रख दी है. जरदारी लाहौर में है, कहना यह है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना भी जानते हैं. IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है. पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं, बहुत काम करना है. अब खुद मैदान में आ गया हूँ. मैं करने वाला साबिक वजीर आजम आज जेल में बैठा है. सदर की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी, कारकुनों की शिकायत. चलें जी. परवेज खटक कल इमरान खान के खिलाफ केस में जो है पेश हुए. अच्छा जी, जंग का ये लिखना है. ओह, अंसार अब्बासी रिपोर्ट लेकर आए हैं. इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस. नैब ने अहम शवाहिद जमा. ओए होए, इमरान, वो कहते हैं इमरान तबाह दे, खत्म, गेम ओवर इमरान खान. चलें जी. वो क्या कहती है, खत्म शुद्ध गरीदा. ओके. शवाहिद बहरिया टाउन के दफातर में छापे में बरामद किए गए. मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमात में उनकी मुताबिकत का जायजा लिया जा रहा है. उन्हें अलकादर ट्रस्ट केस में पेश करने का फैसला नहीं हुआ है. ओके. अडियाला जेल में गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं. मलिक रियाज बहरिया टाउन दफ्तर में छापे के बाद कह चुके हैं कि तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, सुल्तानी गवाह नहीं बनेंगे. लेकिन बहरहाल हम तो खैर आई एम श्योर इससे पहले चाहे वो तोशाखाना केस हो, पता नहीं कौन कौन से केस हो, साइफर केस में तो आपको पता है कि ये बोला गया था कि इमरान खान को तो सजाए मौत मिल जाएगी. यानी अंसार अब्बासी क्या, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या, कौन कौन नहीं बोलता था. और अब देखा कि साइफर केस जब निकल के सामने आया तो वो कुछ भी नहीं था. तो सिमिलरली ये केस भी बहरहाल देखते हैं क्या रहता है सिलसिला इसमें. और क्या सीन है जी. मोहम्मद अली मोहम्मद खान कहते हैं परवेज खटक एहसान फरामोश, इमरान के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ. नवाज शरीफ का ये कहना है मुतवस्सित तबकों के बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए. नवाज शरीफ की इसहाक डार को हिदायत, इसहाक डार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को हिदायत. क्या बात है जी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. मखसूस नशस्तें, फुल कोर्ट इजलास में फैसले पर इत्तेफाक ना हो सका. सीटों की तकसीम से ज्यादा जजेस की उम्र बढ़ाने के आईनी पैकेज पर तवज्जो है. ये एक बहुत बड़ा, और बल्कि आगे चल के प्रोग्राम में जरा इस हवाले से हम बात करेंगे, बिकॉज जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि पाकिस्तान के निज़ाम में
अगर रेजिस्टेंस की कुछ बाकियात या थोड़ी बहुत आलम नज़ा में है, आप जानते हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त रेजिस्टेंस है, और वो आज के इस फैसले से सामने आएगा कि क्या वाकई उसमें कोई चांस, बिकॉज देखिए बात सबसे इंपॉर्टेंट, और मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात की कि ये जो केस इस वक्त चला मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें कहीं पर भी ये बात सामने नहीं आई दैट व्हाट आर गोइंग टू बी द रेमिफिकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. हाँ, ये 2/3 मेजॉरिटी तो मिलने की बात की जा रही है, और मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस तरमीम के थ्रू जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट को जो है वो, या इस फैसले की वजह से एक सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत दे दी जाएगी. लेकिन वो 2/3 अक्सरियत लेके क्या करेंगे? कहते ये हैं कि हुकूमती ऐवानों में एक पैकेज तैयार बैठा हुआ है आईनी तरामीम का, जिसमें जुडिशल पैकेज खास तौर से है मौजूद, और मेरे ख्याल से उसके खदोखाल भी अब काफी हद तक सामने आ गए हैं कि तमाम जजेस को जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी. इस वक्त क्यों दी जाएगी, ज़ाहिर यू गाइस नो हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ दिस. अब से कुछ अर्से पहले जो है वो काजी उल कज़ा ने जो है ये खबर फैला दी थी हर जगह कि जी वो नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे. उनके जो एक जमाने में काफी करीबी लोग हुआ करते थे वो ये बात बोल रहे थे कि काजी साहब बड़ा क्लियरली बोल चुके हैं कि 26 अक्टूबर लास्ट डे, गेम ओवर. लेकिन क्या वजह है कि जी इस कल की जो मीटिंग की कुछ सोर्सेज से चीजें सामने आई हैं बहरहाल जी. लेकिन एक चीज और वो ये कि इट इज गोइंग टू बी अ स्प्लिट ओपिनियन. मैं बल्कि ये भी बता रहा हूँ कि इसकी जो डिटेल जजमेंट आने वाली है ना वो इतनी खौफनाक आने वाली है, लेकिन जाहिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन फिर भी सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इमरान खान का क्या कहना है? पाकिस्तान बचाना है तो शफाफ इलेक्शन ही रास्ता, एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा. अमेरिकी कांग्रेस तक कह रही है कि फ्रॉड इलेक्शन हुए. चीफ जस्टिस हमें इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं जिसने फ्रॉड इलेक्शन कराए. भूख हड़ताल करूंगा, कुछ फैसलों का इंतजार. किसी को हुकूमत पर भरोसा नहीं, मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम हो. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है? हाँ, इमरान खान साहब ने बाय द वे एक केस में जो है नैब अमेंडमेंट केस में काजी फाइज ईसा के हवाले से बिलाकर पीटीआई की तरफ से अब ये एक ओपिनियन सामने आ गया है कि काजी फाइज ईसा शुड नॉट बी सिटिंग इन पीटीआई एंड इमरान खान रिलेटेड केसेस. जस्टिस गुलजार का एक बार जो कमेंट था, इट वाजंट रियली a binding order or anything, it was just a comment that he said. It's a documented thing. बहरहाल कि इमरान खान, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप की बुनियाद पर इमरान खान के ऊपर एक केस करने की जो है बात की थी, कि जिसके बाद वो जो बेंच भी जो है वो हैरान रह गया था कि काजी साहब क्या कर रहे हैं. तो बहरहाल अब वो हुआ ये कि उस पर उन्होंने फैसला दिया था. तो खैर इतने सारे केसेस, इतना सारा पानी जो है वो पुल से गुजर चुका है, और अब पीटीआई ये कहती है कि जी काजी साहब जो है वो हमारे केसेस में ना बैठे. लेकिन बहरहाल वो ऐलान करने वाले हैं उसका. और एक बात बड़ी क्लियर है, इसमें डिले इतना हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि ये केस आपसे कोई 10-12 दिन पहले खत्म हो चुका था, लेकिन ये डिले इसलिए हो रहा है बिकॉज आप समझ रहे हैं कि एक पेज पे चीजें नहीं आ पा रही हैं. बट लेट्स सी, पाकिस्तान में वेरी फनी थिंग्स हैपन एंड यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. सो आज देखते हैं क्या रहेगा सिलसिला. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद, बहुत मुख्तसर सा ब्रेक है, और वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद गाइस. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, चलें जी, यूरो 2024 के फाइनल की जो लाइनअप है वो हो चुकी है सेट, और यूरो 2024 का फाइनल इतवार के दिन होने वाला है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन. तालियां, क्या बात है भाई, जबरदस्त है. हुआ ये कि कल रात इंग्लैंड का मैच था नेदरलैंड्स के साथ, बट नेदरलैंड्स आर द लेजेंडरी चोकर्स इन फीफा, इन फुटबॉल. जैसे ना क्रिकेट में हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, सेम गोज विद नेदरलैंड्स. आई मीन उनकी पूरी तारीख में, जबकि बड़ी छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़े टैलेंटेड फुटबॉलर्स प्रोड्यूस करता है. इनफैक्ट नेदरलैंड्स बड़े टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करता है. और लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट देयर, बट अनफॉर्चुनेटली वो फुटबॉल में कभी कोई एक्सेप्ट फॉर वंस यूरो चैंपियनशिप जीतने के अलावा कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाए. अभी क्या सीन हुआ जी? अभी ये सीन हुआ है कि कल उनका नेदरलैंड्स का मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ, और मैच शुरू होने के 7 मिनट बाद ही जो है वो सीमोन्स के गोल की बदौलत नेदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी. लेकिन हैरी केन पेनल्टी स्पेशलिस्ट इंग्लैंड के, उन्होंने पेनल्टी पे ये गोल बराबर किया 18वें मिनट पे, और आई थिंक एवरीथिंग वाज गेटिंग सेट. लग यही रहा था कि ये मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम की तरफ जा रहा है, एक और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम की तरफ जा रहा है. लेकिन ओली वॉटकिंस, एस्टन विला के प्लेयर, उन्होंने जो कि थोड़ी देर पहले ही सब्स्टिट्यूट की हैसियत से जो है वो आए थे, और उन्होंने आते ही गोल स्कोर कर दिया इन द 91st मिनट. खूबसूरत गोल जो है ओली वॉटकिंस ने किया था, और आई थिंक वो
बिल्कुल टॉप ऑफ द बॉक्स, ही जस्ट टर्न अराउंड एंड शॉट. और वो जो उनका शूट था वो इतना फास्ट था और इतना on target था that goalkeeper had absolutely no chance there and his reaction was late because as I said वो expect ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ से Watkins जो है इतनी जबरदस्त ये शॉट लगाएंगे. लेकिन बहरहाल जी he got the goal, he was the match winner for England there. तो इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया. देखिए मैंने आपसे कल भी हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इंग्लैंड विच इज बाय द वे नंबर 5 ऑन द फीफा रैंकिंग राइट नाउ. और उसमें नेचुरली कल भी मैं कह रहा था कि जी ये इंग्लैंड की टीम इस वक्त बड़े जबरदस्त खेल रही है. लाइक इससे पहले बड़े बड़े नाम भी इंग्लैंड की टीम में रहे हैं, सब कुछ रहे हैं. हम बैकहम का जिक्र कर रहे थे, माइकल ओवन का नाम आया था, डेविड सीमन गोलकीपर होते थे, पॉल गैस्कोइग्न यूज्ड टू बी देयर और नेविल ब्रादरान हुआ करते थे. और ये बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे जो इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करते हैं, उनका पता फिंगर टिप्स पे नाम होते थे. लेकिन कभी भी वर्ल्ड लेवल पे आके, यूरोपियन लेवल पे आके स्ट्रगल किया करते थे. और लोग यही कहते थे कि यार एक बिखरे हुए खिलाड़ियों की एक टीम है जो कि शायद अपने इंडिविजुअल राइट में तो बड़े प्लेयर हों, लेकिन एक साथ इनको जो है ना वो एक जगह पे ला के जमा करना बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन गैरेथ साउथगेट इवन विद ऑल जो उनके टीम के कोच हैं, इवन विद ऑल द उनके स्टाइल ऑफ प्ले के हवाले से बड़ा इंग्लिश मीडिया में क्रिटिसाइज किया था, सब कुछ किया जाता है उनको. लेकिन आपको क्रेडिट जो है वो इनको ऑफ कोर्स देना पड़ेगा बिकॉज बैक टू बैक यूरो चैंपियनशिप, यूरो व्हिच इज अ वेरी कंपेटिटिव फुटबॉल टूर्नामेंट, वी नो अबाउट इट, उसमें आके अपनी टीम को जो है वो यहाँ पर फाइनल में पहुंचाना. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. देखिए जी इंग्लैंड की तारीख में अब से अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं, दैट वाज द फीफा वर्ल्ड कप जो कि 1966 में वो जीतने में कामयाब हुए थे. जो कि 1966 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड में ही हुआ था और अपने होम ग्राउंड में ज़ाहिर है वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए थे. इससे पहले भी जो वो रनर अप रहे थे यूरो 2020 में, और उसका जो है वो भी इनके अपने आई थिंक इसका फाइनल शायद अपने होम ग्राउंड में हुआ था, कुछ इस तरह की सीन हुई थी एंड इट वाज अ मेजर हार्ट ब्रेक फॉर देम. ओके जी, लेकिन अब एक यूरोपियन टेरिटरी में या एक फॉरेन टेरिटरी में पहली बार दे आर प्लेइंग अ ह्यूज अ मैसिव एक बड़ा फाइनल जो है वो ऑफ कोर्स इंग्लैंड की टीम जो है वो खेलने वाली है. और अब इनका ऑफ कोर्स जो मुकाबला इसमें होना है वो स्पेन की टीम के साथ जो है वो होगा. और स्पेन की टीम नेचुरली वी नो इस टूर्नामेंट की अब तक से कहना चाहिए कि एक स्टैंड आउट टीम है. कमाल उन्होंने खेल का मुजाहरा किया है. और द ग्रेट थिंग अबाउट देम इज that not just they have conceded very few goals but they have shown, I mean इंग्लैंड की टीम अगर आप देखें so अटैकिंग खेल इतना उन्होंने नहीं खेला इस टूर्नामेंट में, लेकिन स्पेन हैव बीन वेरी गुड. और ये मुकाबला जो है वो ऑफ कोर्स ओलंपिया स्टेडियम में होगा इन बर्लिन इन जर्मनी. और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 12 बजे जो है ये मैच खेला जाएगा. यानी जब मंडे मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे होंगे तो फिर हमारे सामने यूरो चैंपियन जो है उनका नाम होगा. सो गुड लक. एंड स्पेन और इंग्लैंड दोनों अच्छी टीम है, चलने जी मजा आएगा, बेहतरीन रहेगा. यूरोप की 2 प्रीमियर फुटबॉल लीग्स के ये ममालिक है ना, ला लीगा वर्सेस प्रीमियर लीग, तो ये मुकाबला भी जरा डिसाइड हो जाएगा. ठीक है जी इस दिन. और वो भी होने वाला है इन जर्मनी जो कि तीसरी आप कह सकते हैं शायद अच्छी इंपॉर्टेंट लीग है, देम एंड सेरिया इटली की. एनीवे चलें जी, ये हो गई बात. जल्दी से बात कर लेते हैं एक और कॉन्टिनेंट के हवाले से जहां पे यूरोपियन चैंपियनशिप चल रही है. उधर दूसरी जानिब जो है वो कोपा अमेरिका की भी जो फाइनल लाइनअप है वो भी कंप्लीट हो चुकी है. अब से थोड़ी देर पहले कोलंबिया ने उरुग्वाई को जो है वो शिकस्त दी 1-0 से. और पहले हाफ में गोल की बदौलत कोलंबिया ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. इवन दो दूसरा पूरा का पूरा हाफ जो है वो कोलंबिया की टीम ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेला था, जिसमें उनके खिलाड़ी दानियल मोनोस जो है उनको रेड कार्ड मिल गया था इन द स्टॉपेज टाइम ऑफ द फर्स्ट हाफ. और उसके बावजूद जो है क्रेडिट टू द कोलंबियन टीम के वो उसके बावजूद ये मैच निकालने में जो है वो कामयाब हो गए. यूरुग्वाई की टीम ऑफ कोर्स मस्ट बी डिसअपॉइंटेड. इनका मुकाबला होगा अब अर्जेंटीना के साथ. फाइनल 15 जुलाई को जो है ये फाइनल होने वाला है. सो पीर की सुबह पाकिस्तान टाइम 5 बजे ये मैच जो है वो खेला जाएगा. सो दैट वुड बी गुड गेम. थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन प्लेऑफ इज गोइंग टू बी बिटवीन कनाडा एंड उरुग्वाई. वैसे कनाडा छा गया यार, वैसे माननी पड़ेगी बात यार, यू फुटबॉल में कनाडा, क्या बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से. क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट और जो सर्जरी है उसका कहते हैं जी वो सर्जरी की बात की थी. हमें लग नहीं रहा था कि उसका आगाज जो है वो दरअसल
इस आदमी के साथ होगा, लेकिन वहाब रियाज की जो है वो बज़ाहिर छुट्टी कर दी गई है. और बज़ाहिर इनको, आपको पता है कि बहुत सारे रोल वहाब रियाज को दिए हुए थे. और अक्सर मैं आपको ये बात बोलता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जराए हमें ये बताते थे कि इस वक्त ये लिटरल एक डी फैक्टो चेयरमैन की हैसियत से वहां पे ऑपरेट कर रहे होते थे ये, बिकॉज इतने करीबी आदमी थे. आपको पता है कि जिस रजीम का हिस्सा या जिस केयर टेकर सेटअप का हिस्सा जो मोहसिन नकवी रहे, उसमें वहाब रियाज उनके दस्ते रास्त हुआ करते थे. लाहौर की गलियों में जहाँ वहाँ पानी भी निकाल रहे होते थे, वो गलियों में तो नहीं, बड़ी बड़ी सड़कों पे. सो गलियों का तो हाल बुरा ही होता होगा. तो वो नजर आते थे आपको, शहबाज शरीफ बने हुए पानी निकाल रहे हैं, गटर लाइन खुलवा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं. लोगों पे अपनी 4x4 SUV से जो है पानी उड़ाते हुए जा रहे हैं. तो ये सामने चीजें देखी थी आपने. अजीब एक एरोगेंट सा इंसान वहाब रियाज. बहरहाल जी, उनकी फिलहाल पहले काम से इनकी छुट्टी कर दी गई है और क्रिकेट टीम के सेलेक्टर के बाद उनको सीनियर टीम मैनेजर दो नौकरियों से उनको फारिग जो है ना वो कर दिया गया है. अब्दुल रज़ाक, अब साबिक सेलेक्टर अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया. इसके अलावा टीम के जो मैनेजर है मंसूर राना, उनको भी घर भेज दिया गया है. तो अब हुआ ये, देखिए एक बात बड़ी ऑब्वियस हो गई है और ऐसा लग रहा है कि देखिए पहले तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों से मुलाकातें की और फिर उसके बाद मेरा जाती तौर से ये ख्याल है कि देखो हमारे जो पुराने खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो बनाते हैं, साबका खिलाड़ी जो है उसमें कुछ सीनियर खिलाड़ी भी हैं. सरफराज वाज देयर इन दैट मीटिंग टू. जबकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सरफराज अभी टीम में खेल रहे हैं, उनको इनके साथ नहीं मिलना चाहिए था, मोहसिन नकवी. लेकिन खैर एनीवे, पाकिस्तान में कौन पूछता है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वाज द टेस्टिमनी बाय गैरी कर्स्टन अभी पाकिस्तान टीम के साथ ये 2-3 हफ्ते गुजार के कैरेबियन में आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान टीम का जो हालात हैं और माहौल जो है वो देख लिए होंगे. आपको ये बात भी काफी हद तक बात पता चल रही होगी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन पे काफी चीजें जीरो इन हो रही हैं. बिकॉज कहते ही हैं दैट शाहीन शाह अफरीदी इज हैविंग अ सीरियस एटीट्यूड प्रॉब्लम. कल सोशल मीडिया में ये बात काफी ज्यादा डिस्कस हो रही थी और कहते हैं कुछ मौकों पे शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान टीम के कोचेस के साथ जो है भी बदतमीजी की है. लाइक क्या बोले आप. खैर नहीं वे चलें जी, क्योंकि वो जो है ना काफी उखड़े नजर आए उनसे जब से कप्तानी छीनी गई है. तो उनकी कमिटमेंट टीम के साथ जो है वो बज़ाहिर वैसी नहीं है. अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये जो सर्जरी, सो कॉल्ड सर्जरी कहलाई जा रही है. देखिए इसमें मैंने आपको कुछ चीजों तो बता दी थी. वहाब का तो कल खबर आई गई थी कि उसे वैसियत सेलेक्टर फारिग कर दिया जाएगा. अब उसको सीनियर टीम मैनेजर की हैसियत से भी फारिग कर दिया गया. कल वहाब ने ट्वीट भी किया जिसमें उसने कहा कि जी मैं मजीद इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, कि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं लाना चाहता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. ना ही लाओ, चुप रहो, बैठे रहो, जाओ अपनी तुम क्रिकेट खेलो जो खेलनी है. कि वो तो अपनी वो जो एक 2 टके की एक जो टूर्नामेंट चल रहा है यूके में वो खेल रहा है. लेकिन अब जो चीज आई वो ये चीज आई है कि अच्छा जी, सेलेक्टर बिलाल अफजल ने वहाब को मैसेज करके मुस्ताफी होने या बरतरफी के लिए तैयार रहने का कहा. वाह, ये सेलेक्टर बिलाल अफजल आपको पता है ये भी एक करीबी आदमी है और जिनका क्रिकेट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है. ये बड़े दस्ते रास्त माने जाते हैं, बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट है मोहसिन नकवी के. इनको फिर टीम एनालिस्ट और सिलेक्शन कमेटी में एनालिस्ट के तौर से इनको बैठाया गया, जिनकी कोई क्रेडेंशियल इस चीज की नहीं है. लेकिन बहरहाल जी कहते हैं कि PCB में आइंदा चंद दिनों में मजीद तब्दीलियां मुतवक्को हैं. और अब जो सीन है वो ये है कि वहाब का ये कहना है कि किसी सेलेक्टर पर कभी दबाव नहीं डाला, मेरा 1 वोट दीगर 6 वोट पर कैसे गालिब आ सकता है. सवाल अभी भी, आई थिंक द एलिफेंट इन द रूम इज स्टिल देयर. व्हाट अबाउट बाबर आजम, इसका क्या करना है, इनके साथ क्या होने वाला, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन अभी तक इस पे कोई खबरें भी नहीं आ रही. मैं देखें इस पे मुसलसल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मुझे कोई बहुत मेजर तब्दीली नजर नहीं आ रही है. रेड बॉल कप्तान शान मसूद ही रहेंगे और मुझे बाबर वाला गेम इस वक्त सीन लग नहीं रहा है. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, कौन है जनाब. पाकिस्तानी पेसर हसन अली ने सवाल किया है कि क्या सर्जरी के आलात भी मौजूद हैं. पाकिस्तान के पास पूरी टीम तब्दील करने के लिए बैकअप ही नहीं है. बाबर आजम मेरा और पाकिस्तान का किंग है. बयान के बाद बुरा भला. ये माइंडसेट जो है ना कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है, ये कोई इतना घटिया और इतना फजूल माइंडसेट है ना. और जाहिर है हसन अली जैसे चले हुए कारतूस इस तरह का बयान जो है वो दे सकते हैं. फजूल बातें हैं बिल्कुल कि कोई बैकअप नहीं है. बैकअप तैयार करने से बैकअप तैयार होते हैं. जब आप सांड बैठ जाते हैं जगहों पे और मूव करने को तैयार नहीं होते और उनको फिर हटाने की कोशिश करो तो फिर उस पर सोचना भी मत और ये सारी बातें. और ये इनके प्रोमोटर्स एंड मैनेजर्स जो हैं वो इसमें एक्टिव हो जाते हैं तो फिर नए खिलाड़ियों को कहाँ जगह मिलेगी. तो बहरहाल जी अब देखते यही है कि अच्छा शाहिद आफरीदी का भी बयान आया है. उन्होंने कहा जितने मौके बाबर को मिले उतने और किसी कप्तान को नहीं मिले. खैर लाला ने ये बात तो ठीक की है, लेकिन ज़ाहिर है लाला बेहतर है कि इस वक्त इन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो बात ना करें. बिकॉज अगेन फिर वही बात है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला एलिमेंट आ जाता है. बिकॉज ज़ाहिर है लाला के हर बयान को लोग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के रेफरेंस से और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख रहे होंगे. सो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक सेकेंड जी, आपको हम लिए चलते हैं जी एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. और
छोटा सा ब्रेक है बस, वहां पे जाएंगे और फिर उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे और फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. रिमेंबर, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे हमारा मैसेज ऑफ द डे है और वहां पे जाके आप जो है वो अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं 11 जुलाई के मेरे पोस्ट के नीचे. सो या वापस आके आप लोग मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was the Fusion with Tere Bina. What a beautiful song from one of the best pop music albums of Pakistan. And I'm not exaggerating or anything. लेकिन वाकई, I think Fusion, I really can't call them one hit wonder, but one album wonder तो because उसके बाद I think they just I think they became so popular Fusion ना कि फिर आपको पता है कि वो फिर इधर उधर हो गए और फिर वो they broke up and stuff. But जितना भी अरसा था, क्या कमाल म्यूजिक इन्होंने बनाई. इमू एंड शफकत एंड शालम एंड द गिटार रिफ्स एंड व्हाट अ यार. वैसे वाकई अदील कमर का मैसेज भी अभी आया और वो यही कह रहे हैं कि ये जो मिड 90s से मिड 2000 तक पाकिस्तान ने जो म्यूजिक बना दी ना, पॉप म्यूजिक, क्योंकि काफी सारे लोग अर्ली 90s को पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक का गोल्डन टाइम कहते हैं. मैं एक्चुअली उसको नहीं मानता. उस वक्त यस अच्छी म्यूजिक बन रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि it was mainly more experimental, more amateurs in these music channel charts and top of the pops thing and stuff. ये early 90s ये मैं बात कर रहा हूँ. But वो जो late 90s थी, I think we really matured. हमारी जो pop music थी वो जरा maturity की जानिब गई थी. There were more singers coming up. और उसका जो फायदा हो रहा था वो internet also आपको पता है arrived and stuff. And इस तरह के जो आप ये देखिए कि fusion type bands and all, and Junoon actually peaked in the late 90s with Parvaz, and I can just go on. इस पे तो थीसिस लिखा जा सकता है पूरा पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के ऊपर यार. And then आवाज ब्रेकअप, when आवाज ब्रेकअप हुआ, then Fakhir came up with his own songs and that was also an exceptional album. आतिश, क्या बात है, जबरदस्त. You are right my friend अदील, amazing nostalgia. तभी तो मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. आप ये देखिए ना, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. सो चलें जी. उसके अलावा सुमैना कहती हैं व्हाट अ सर दर्द रीमिक्स, ओरिजिनल वाज कूल. अच्छा बिल्कुल, आप मुझे पता है हवा की बात कर रही हैं. काफी सारे लोगों ने हवा के बारे में कुछ अपनी रिजर्वेशंस का जो है वो इजहार किया है. और चलें जी, ओके, क्या कह सकते हैं. मैंने कहा था फॉर अ चेंज कभी कभार सुन लिया करें. अच्छा जी, ठीक है भाई. ये बिल्कुल नासिर आपने मुझे बताया है इसके हवाले से इनकी वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन इन्होंने जो मुझे मैसेज किया था उसमें उन्होंने एक मखसूस टाइम मुझे बताया था, तो वो टाइम अभी आया नहीं है. तो मैं इसलिए हमारे जो विकेट कीपर हैं उनको मैं अभी विश नहीं कर सकता. तो अगले लिंक में आके फिर मैं इनको विश करूंगा. ठीक है जी. ओके जी भाई, डोंट फॉरगेट स्ट्रिंग्स. या आई एग्री विद यू, स्ट्रिंग्स. आई थिंक स्ट्रिंग्स का भी फिर दूर के साथ जो अराइवल हुआ था, एंड आई थिंक जो स्ट्रिंग्स ने धानी प्रोड्यूस की थी एल्बम, धानी वाज आई थिंक वो आई रियली लव यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, मैग्नम ओपस. आई थिंक जो स्ट्रिंग्स का धानी वाज देयर, मैग्नम ओपस. सो बिल्कुल यू आर राइट फरहान. आई थिंक वो जो उन्होंने धानी एल्बम लेकर आए थे, रिमेंबर यार, मैं धानी की जब मैंने स्ट्रिंग्स का मैं इतना बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से. वो जब एल्बम रिलीज हुई थी मेरी गाड़ी में उसको वो कैसेट प्लेयर हुआ करता था, एंड I just went and I bought that cassette and वो रिपीट में हुआ लगा करती थी. एंड इनिशियली जब मैंने सुनना शुरू किया था मुझे कोई इतनी ऐसी लगी नहीं, लेकिन फिर जब आहिस्ता सुनते रहे बहुत मजा आया. What an amazing time. I think again we can have a long discussion on this. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, कुछ खबर जो है ना वो इस तरह की आई है कि ये जो हम बात कर रहे थे मखसूस रिजर्व नशिस्तों के हवाले से जो केस है उसका जो डिसीजन आने वाला है वो आज भी नहीं आएगा. इट इज गोइंग टू कम ऑन फ्राइडे. जुमे के दिन इसका फैसला आएगा. सो अब जो है वो सीन ये हुआ है कि क्या कह सकते हैं जनाबे वाला, यानी हमें लग ये रहा था कि कल जो है वो आरिया पार डिसीजन हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक मामला, एंड विच इज एक्चुअली सैड. आई मीन जजेस के दरमियान ये भी काफी कहा यही जा रहा है ना कि इस वक्त एक डिस्कशन चल रहा है बिटवीन द जजेस, उनके सामने चीजें आ रही हैं. यार वी शुड जस्ट स्टिक विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट स्टिक विद द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गॉड सेक.
इतना इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान के लिए. तो जी बिल्कुल, अगर आज आप इस नतीजे का इंतजार कर रहे थे तो वो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें आ रही हैं दैट इट इज नॉट कमिंग टुडे, इट्स गोइंग टू हैपन टुमारो मोस्ट प्रोबेबली. सो चलें जी, लेट्स सी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है और आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. देव कारहाले कहते हैं गांव आया हूँ, नाइस टू सी कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डबलिंग ऑफ ट्रैक इन माय होम टाउन टू, गुड गोइंग इंडियन रेलवे. जबरदस्त जी, आपके गांव का नाम जो है वो पूर्णा है, पूर्णा जंक्शन. अच्छी बात है. अभी भी इंडिया में बाज जगहों में जो है वो रेलवे स्टेशन के नाम जो है वो हिंदी में, हिंदी इंग्लिश के साथ उर्दू में भी जो है वो लिखे हुए होते हैं. सो महाराष्ट्र के जिस गांव में देव कारहाले का जो है वो ताल्लुक है, तो वो कहते हैं कि जी उनके यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनें जो हैं वो अब चल रही हैं. इलेक्ट्रिक ट्रेनें से मतलब कि वो नॉट द बुलेट स्टाइल ट्रेन और समथिंग, नो नॉट दैट, बट वो ट्रेन जो फ्यूल के बजाय जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती हैं. और उसके अलावा कहते हैं कि डबल ट्रैक भी इनके यहाँ हो गया. वेल डन यार, जबरदस्त. के अलावा मुईज इमरान कहते हैं डियर अदील, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई देयर इज अ लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ फॉरेन ऑफिस नियर एफटीसी शारा फैसल, व्हाट जॉब is to be done at foreign office. डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन से इसका ताल्लुक होता है. आपको अगर कभी कहीं नौकरी वगैरह करने के लिए जाना हो तो आपको जो अपनी असनाद देनी होती हैं उसको अक्सर आपको अटेस्ट करवाना होता है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, बिकॉज वही फॉरेन ऑफिस जो होता है या जो आपका वजारत खारजा का जो ऑफिस होता है वही ज़ाहिर एक राब्ता होता है विद बैरून मुल्क जो दीगर ममालिक होते हैं. वो कोई आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से डील नहीं करेंगे ना, वो तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री डील करते हैं. तो लोगों की डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन के हवाले से जो है वो ये करना पड़ता है सिलसिला. तो चलें जी, ऑलराइट. फ्यूजन वाज टू गुड इन दैट एल्बम एंड दे बिकेम शैडो ऑफ देमसेल्फ आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शफकत. अरसलान का ये कहना है. हाँ बिल्कुल जी, वो आई थिंक इट वाज ऑलवेज, आप अगर देखें भी, आई मीन ईमानदारी की बात है, अगर आप इनकी अगर आप इनको पर्सनली जानते हो, लाइक आप कभी इम्मू से मिले हो और आप शालम से मिले हो एंड देन यू मीट शफकत, दे आर वेरी डिफरेंट. लाइक इम्मू एंड शालम तो चलें एक जगह कंपैटिबिलिटी नजर आती है, बट शफकत के साथ कंपैटिबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं था. आई मीन जैसे कि स्ट्रिंग्स है, अब बिलाल हैं और वो है, या वाइटल साइंस थे या जुनून थे, इनमें एक वो कंपैटिबिलिटी वाला एक ग्रुप में एलिमेंट नजर आता है, आवाज एंड ऑल. बट ये जो फ्यूजन था ये मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये दिस वाज अ ब्रेन चाइल्ड, इमू एंड देन शालम एंड देन दे वांटेड अ गुड सिंगर एंड दे फाउंड शफकत देयर एंड शफकत ऑफ कोर्स फ्रॉम द फेमस पटियाला घराना एंड ऑल. और इन्होंने साथ मिलके जबरदस्त गाने जो है वो ज़ाहिर कंपोज इन्होंने की और इसमें जो है शफकत गाया करता था. बट शफकत when he became very popular, आपको पता है फिर वो सोलो फ्लाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिस पे इनका बैंड ब्रेकअप हो गया. सो दिस इज द थिंग. आई थिंक अरसलान, यस आई थिंक वंस शफकत लेफ्ट, वो फिर उन्होंने 2-3 गुलूकार ट्राई भी किए, बट दैट नेवर वर्कड आउट. मे बी दे नेवर प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ म्यूजिक, इवन दो वो जो सुना सुना एक गाना उनका बाद में आया था वो बड़ा खूबसूरत गाना था और वो काफी सारे लोगों से उन्होंने गवाया भी था. और मेरा ख्याल है शफकत ने भी कहीं पे वो वाला गाना गाया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. चलें जी, इट मींस डिसीजन इट एडवर्स. मियां साहब की ख्वाहिश होगी कि फ्राइडे, हाँ बिल्कुल, ये फ्राइडे के दिन की आपको पता है बड़ी सिंबॉलिक एक हैसियत रही है. और मियां साहब के खिलाफ एक जमाने में जो सारे फैसले आया करते थे वो फ्राइडे को आया करते थे. अब हो सकता है उनकी फरमाइश हुई हो कि जी खुदा के फजल करम से अब ये फैसला जो आएगा ये मैं जुमे को सुनना चाहूंगा, तो हो सकता है ये वाली कहानी हो, यू नेवर नो अबाउट इट. बट बहरहाल चलें जी, ऑलराइट. अभी क्या सीन है जी, अभी हम बढ़ रहे हैं. अच्छा यार, आप लोग के मैसेजेस तो मैंने फेसबुक में देखे नहीं, तो की बातों में लग गया, पाकिस्तानी म्यूजिक की हिस्ट्री सुना रहा था मैं आप लोगों को. बट खैर एनीवे, आसिया थैंक यू सो मच, रोमाना बहुत शुक्रिया. अयाज शेख कहते हैं आर इज इट अलाउड टू प्ले इंडियन सॉन्ग्स ऑन एफएम नाउ बिकॉज अदर एफएम चैनल्स आर प्लेइंग इंडियन सॉन्ग्स. आई हर्ड लास्ट इवनिंग ऑन एफएम 105. मैंने सुना है कुछ चैनल्स पे जो है वो इंडियन सॉन्ग्स चल रहे हैं, चला लेते हैं यार. कभी भी कोई, आपको पता है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद से जो है वो इंडियन गानों पे बैन लगा दिया गया था यहाँ पे, लेकिन कभी उसको अनबैन नहीं किया गया. सो बस कौन मॉनिटर कर रहा है यार, बस यही वाला सीन हो गया. आगे बढ़ते हैं जी. अच्छा जी, अगर भेड़िया जज हो तो बकरे के कोई हुकूक नहीं होते, अफ्रीकी कहावत. ओके जी. आसिम मंसूर कहते हैं इट्स 11th of July, हाउ डज इकोनॉमिकली स्टेबल पाकिस्तान लुक्स लाइक. परफेक्ट सर, बेहतरीन, मजा आ रहा है इस पाकिस्तान में. चलें जी. जरीन अमान कहते हैं सर काफी दिनों से डॉक्टर शैला अकील का नाम नहीं सुना प्रोग्राम में. क्या बात कर रहे हैं यार, कल ही उनका नाम सुना था हमने, ये क्या बात कर दिया आपने. अच्छा, इसके अलावा एजाज ईशान खान चाचड़ कहते हैं रियली अस्सलाम वालेकुम, रियली डाउन अबाउट वन ऑफ माय पेशेंट्स क्रिटिकली सिक इन आईसीयू, सो
has been in ICU since sunrise. Just got a breather and came in my room and tuned into your show as my routine. Your voice is such a calming effect over. अरे यार, thank you so much, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर एजाज ज़ीशान खान चाचर जो है वो ऑफ कोर्स ICU में होते हैं और देख रहे होते हैं वहाँ पे पेशेंट्स को. और बड़ा ही एक I know it must be a very very tough job because ICU में आपको पता है कि एक बिल्कुल फाइन लाइन पे जो है वो पेशेंट्स होते हैं जिंदगी और मौत के दरमियान. एंड देयर सो मेनी इमोशंस इन्वॉल्व्ड एंड आपके अपने भी आपको अपने सेंसेस पे काबू रखना होता होगा बिकॉज वन मिस्टेक एंड सो मेनी लाइफ्स कैन बी अफेक्टेड. सो बहुत सारी दुआएं डॉक्टर साहब, डॉक्टर एजाज ज़ीशान खान चाचड़ आपके लिए भी और आपके उन पेशेंट के लिए भी जिनके बारे में आप बहुत परेशान हैं और उस वक्त ICU में हैं. अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए. मैडम न्यूज़ की आवाज आपने सुनी, बहुत खूबसूरत ये सॉन्ग और क्या हसीन एहसासात और जज्बात का जो है उन्होंने इस गाने में इजहार किया है. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. आई श्योरली डिड. एंड या चलें जी, 8:38 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और भाई जरा एक एनिवर्सरी विश अब हम करते चलते हैं ऑफिशियली. और हमारे रेगुलर लिसनर हैं रजी उल्लाह खान जो कि आज उनकी माशाल्लाह 25th वेडिंग एनिवर्सरी है. सो रजी एंड उज़मा आपको सालगिरह की सिल्वर जुबली बहुत बहुत मुबारक हो. और रजीउल्लाह खान साहब जो हैं वो बेसिकली हमारी जो सनराइजर्स क्रिकेट टीम है उसके विकेट कीपर बैट्समैन हैं और अपने आप को वो लकी रजी कहते हैं बिकॉज उनका ये कहना है, रजीउल्लाह खान साहब का ये कहना है कि जब से उस टीम में वो शामिल हो ये टीम जीतना शुरू हो गई है, वरना टीम ये जीत नहीं पा रही थी. तो चलें जी, आपने गाने की भी फरमाइश की. चलो जुनैद भाई का जो सॉन्ग है ना वो मैं इससे पहले शामिल कर चुका हूँ तो आज अभी मैं नहीं चला पाऊंगा, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत रोमांटिक गाना था तो ये चलें, ये आप दोनों को मैंने किया डेडिकेट. रजी साहब खुश रहिए. चलें जी, और क्या है जी, सुमेरा ने इस गाने को पसंद किया. इंडीड करना चाहिए. और वी हैव गॉट जवेद साहब कहते हैं गुड सॉन्ग. अच्छा मुझे पता है नूरजहां को आप पसंद नहीं करते बट चलें जी, इंटरेस्टिंग. एंड आसिया थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी. और चलें जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पर जो है वो अभी हम डालते हैं नजर. और इंटरनेशनल खबरों में जरा बात कर लेते हैं. तकरीबन रोजाना ही नेचुरली जो बाइडन की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त जरा हम जॉर्ज क्लूनी का भी जिक्र कर देते हैं ना. जॉर्ज क्लूनी आप जानते हैं कि हॉलीवुड के जो बड़े एक्टर्स हैं उनमें से ज़ाहिर है एक बड़ा नाम है और बड़ी ही पुरशुको शख्सियत के मालिक वो रहे हैं और बड़े पॉपुलर और मशहूर फिल्मों के अदाकार भी रहे हैं. 63 साल जो है वो उनकी उम्र है, लेकिन वो मशहूर अदाकार होने के साथ याद रखिएगा अमेरिका में जो हॉलीवुड है ना, इट इज स्लाइटली लेफ्ट लीनिंग. लेफ्ट लीनिंग से मुराद ये है दैट हॉलीवुड जो है उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सपोर्ट जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू द रिपब्लिकन पार्टी. जितने बड़े बड़े आपको सुपरस्टार मिलेंगे अमेरिका में आपको पता ये चलेगा जो कि पॉलिटिकली वोकल भी हैं. देखें देयर आर सम पीपल हु चूज टू स्टे क्वाइट, वो चुप रहते हैं, नहीं बोलना जी हमको. लेकिन जितने भी ये सुपरस्टार जो पॉलिटिकली वोकल हैं उसमें मेजॉरिटी एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्टर नजर आएगी. जॉर्ज क्लूनी इज वन ऑफ दोज पीपल. और जॉर्ज क्लूनी बाय द वे ना सिर्फ वो वोकल हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट के लिए, he conducts those Hollywood fundraising event as well. I think इस पूरे डिस्कशन में जब से हम अमेरिका की सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें फंड रेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम काफी बात कर चुके हैं. बिकॉज पाकिस्तान की तरह तो मादर पेदर आजाद किस्म की कैंपेनें नहीं चल रही होती हैं. अमेरिका में लिटरली एक एक पैसे के ऊपर जो है वो नजर होती है कि ये पैसा कहाँ से आया और इसको क्या कहाँ लगाया गया, किधर पैसा स्पेंड हुआ है, डॉक्यूमेंटेड एक एक चीज होती है, खर्चा भी और उसकी फंड रेजिंग भी. सो ये साहब जो हैं ये बेसिकली जॉर्ज क्लूनी साहब ये हॉलीवुड में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फंड रेजर करते थे. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो डिजास्ट्रस, देखिए ये सारा का सारा जो इस वक्त मलबा गिर रहा है जो बाइडन के ऊपर जो प्रेशर है, ये सारा का सारा मलबा उस पर्टिकुलर डिबेट के बाद से जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली इस कैंपेन की और शायद इस कैंपेन की आखिरी डिबेट जो है वो हुई है, उसमें वो सारा मलबा उनके बाद उसके बाद जो है वो आके गिरा है. एंड जॉर्ज क्लूनी ने उनकी उस 27 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट से 2 हफ्ते पहले एक फंड रेजिंग इवेंट इनके लिए किया था और दिस इवेंट वाज होस्टेड बाय जॉर्ज क्लूनी. और उसमें जो इसके साथ उनके जो को होस्ट थे वो जूलिया रॉबर्ट्स, बारबरा स्ट्राइसैंड. देखिए मेरे कितने बड़े बड़े नाम हैं ये इनके ना, ये हॉलीवुड के ये सब डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर हैं. उन्होंने एक ही नाइट में दे
generated. In fact, उन्होंने $3 करोड़, $30 million जो है वो कलेक्ट किए थे जो बाइडन की कैंपेन के लिए. लेकिन अभी जॉर्ज क्लूनी ने जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने ये बोला है that it was devastating to say, but the Joe Biden he met at the fundraising event 3 weeks ago was not the Joe Biden of 2010. He wasn't even the Joe Biden of 2020. उनका कहना ये है कि कहते ये हैं कि जनाब वाला कहते हैं कि प्रेसिडेंट हैज वन मेनी बैटल्स इन हिज करियर बट द वन बैटल ही कैन नॉट विन इज द फाइट अगेंस्ट टाइम. यानी जो बाइडन अब वक्त के साथ जो है वो मजीद नहीं लड़ सकते. इसके अलावा क्लूनी का ये भी कहना है he was the same man we all witnessed at the debate. यानी बेसिकली उन्होंने क्या बोलना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि जी हमने जो उस 3 हफ्ते पहले ये इवेंट हुआ था इस डिबेट से जिसमें $3 करोड़ उन्होंने जमा किए थे जूलिया रॉबर्ट्स और बारबरा स्ट्राइसैंड वगैरह इन लोगों ने मिलकर जो बाइडन के लिए. लेकिन जॉर्ज क्लूनी का ये कहना है कि जिस जो बाइडन से मैं इस फंड रेजिंग इवेंट में मिला ये वो जो बाइडन नहीं था जिससे मैं 2010 में मिला था. बिल्कुल यार, इतनी पुरानी बात कर रही है. इवन जो 2020 का जो बाइडन था वो नहीं है बल्कि ये वही जो बाइडन है जिसको हमने डिबेट में देखा. दैट मीन ही इज सेइंग दैट इवन एट दैट इवेंट जो बाइडन जो है उनकी सेहत जो है वो इतनी जबरदस्त लग नहीं रही थी. ओके जी, इस पे अब हो ये रहा है कि जी जो बाइडन का जो कैंप है वो अभी भी ताहम एडमेंट है जी. वो कह जा रहा है कि नहीं जी जो बाइडन तो अभी भी प्रेसिडेंशियल हैं, कैंडिडेट हैं, ये हैं, फलाना है. उनका ये कहना है दे हैव हिट आउट ऑन जॉर्ज क्लूनी और वो ये कहते हैं कि जी द प्रेसिडेंट स्टेड फॉर ओवर 3 hours एट द फंड रेजर व्हाइल क्लूनी टुक अ फोटो क्विकली एंड लेफ्ट. यानी वो कहते हैं क्लूनी तो बस नाम के लिए आया था, वो तस्वीर ली उसने और वो तस्वीर लेकर जो है वो चला गया. चलें जी, ऑलराइट. ये इस वक्त मामला सिचुएशन इनके ना हाथ से बाहर निकलती जा रही है. देखिए मैंने शायद ये भी बताया था कि बहुत सारे जो कांग्रेस के मेंबरान हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के वो भी अब जो बाइडन से कह रहे हैं कि यार अब बस कर दे यार. अच्छा, इसमें अभी तक जो है ना कोई कांग्रेस कोई सेनेट का मेंबर नहीं था, लेकिन आज वर्मोंट से ताल्लुक रखने वाले पीटर वेल्च एक सेनेटर हैं, उन्होंने जो है अब उन्होंने भी अपनी अब वो हम आवाज हो गए उस ग्रुप के साथ जिनका ये कहना है कि भैया अब तुम जो हो ना जस्ट मूव ऑन, छोड़ दो, खाली कर दो यार इस जगह को. अच्छा, अब कहानी क्या होने वाली है? उनकी कहानी जो है ना वो ये होने वाली है कि आज जो बाइडन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे. अच्छा, ये हमारे लिए तो रात हो जाएगी लेकिन बड़े अरसे बाद वो एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. और वरना जो बाइडन की जो पिछले कुछ अरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं उसको वो 2-on-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है कि जिसमें वो किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ खड़े हुए होते हैं जो उनसे मिलने आए हुए होते हैं वॉशिंगटन में, उनके साथ इनकी मुलाकात होती है और वो करने के बाद 2 सवालात लेते हैं, 2 अमेरिकन मीडिया से और 2 फॉरेन मीडिया से, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ओवर. आज जो बाइडन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें पूरा जो व्हाइट हाउस का मीडिया रूम है वो भरा हुआ होगा और वहां पे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा. इस वक्त टेलीप्रॉम्प्टर है जिससे देख के पढ़ा जाता है. तो इसमें इनके कहा यह जा रहा है कि जी जो बाइडन टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर इस वक्त कोई तकरीर नहीं कर सकते या कोई बात नहीं कर सकते. आज जो बाइडन का बड़ा कड़ा इम्तिहान होने वाला है जब मीडिया से वो बात करेंगे. मीडिया उनसे जाहिर है बहुत सख्त और मुश्किल सवालात करेगा और देखते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ अ शो ही पुट्स अप देयर. सो या if you are into American politics and all eyes on Washington DC today. दूसरी जानिब आप सोच रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठा हुआ है. बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि यार वो पता नहीं एक बड़ा मशहूर कॉल है नेपोलियन बोनापार्ट का था, किसका था कि जस्ट सिट क्वाइट, स्टे क्वाइट व्हेन योर एनिमी इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ या देन एनिमी इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ. सो इस वक्त जो बाइडन जिस तरह उनकी कैंपेन डिजास्ट्रस इस वक्त आप देख रहे हैं कि जी डेमोक्रेटिक पार्टी में आपस में उनके फड्डे चल रहे हैं. जो ट्रम्प इस वक्त चुप बैठा हुआ है लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ट्रम्प विल स्पीक नेक्स्ट वीक एट द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन एट मिलवॉकी विस्कॉन्सिन और वो हम सुनते हैं जी, देखते हैं क्या होती है उनका तकरीर. वो अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मुख्तसर सा ब्रेक, इसके बाद एक गाना सुनते हैं, वापस आके अपने प्रोग्राम को हम रैप अप भी करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 53 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जल्दी से बात करते हैं. कुछ काफी दिनों से बिन्यामिन नेतन्याहू मनहूस इंसान का जिक्र अपने शो में नहीं किया और नहुसत को अपने दूरी रखा हुआ अपने प्रोग्राम से. नॉट दैट जो बाइडन इज एनी लेसर नहुसत, लेकिन खैर एनीवे बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में कल मैं खबर पढ़ रहा था दैट इनका आपको पता है कि इसका इरादा है अमेरिका जाने का. इरादा नहीं है, इसका दौरा है अमेरिका का, जहां पे आप ये बात भी जानते हैं कि अमेरिकन कांग्रेस से
ये आदमी वहां पे तकरीर करेगा, जिसके हवाले से ऑलरेडी काफी शोर शराबा मच रहा है अमेरिका में. जो लेफ्ट लीनिंग जो मेंबरान है, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सर्टन लेफ्ट लीनिंग है, इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, सेनेटर बर्नी सैंडर्स हो गए, और इसके अलावा जो क्वाड वहां पे कहा जाता है उन 4 खवातीन का एक टोला है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो भी है. और इसके अलावा और भी लिबरल आवाज रखने वाले जो लोग हैं, वो जो बिन्यामिन नेतन्याहू के कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब पे अपनी जो है वो तनकीद का मुजाहरा कर रहे हैं. वो किस तरह क्या होगा, क्या कल्मिनेट होगा, ये सारी बातें अपनी जगह. लेकिन दिस डूड हैज टू फ्लाई टू अमेरिका, और इसका इरादा ये था कि वो रास्ते में अपने 2 यूरोपियन एलाइज कंट्री जिसमें चेक रिपब्लिक और हंगरी है, वहां पे स्टॉप ओवर करता हुआ जाएगा. बट सुनने में अभी आ रहा है, सोर्सेज क्लोज टू बिन्यामिन नेतन्याहू, स्पेशली हिज लीगल सोर्सेज, उन्होंने ये लीगल जो इनके कहना चाहिए कि मशवरा देने वाले हैं, उन्होंने एडवाइजर्स ने उनको ये बोला है कि सीधा जाओ, कहीं पे भी मत रुकना, कि बेटा तेरा रुकना जो है ना उस वक्त सेफ नहीं है, बिकॉज तुम्हारे तुम्हें पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंट वाली जो कहानी आई हुई है ऑल, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं पे जाओ और कहीं पे तुम्हें गिरफ्तार करने की जो है वो अटेम्प्ट की जा सकती है. सो well that is the fear is real man, the fear is real, no doubt about that. लेकिन बहरहाल चलें जी, देखते हैं, अभी ऑफिशियली बात कंफर्म नहीं हो रही है, बट देखते हैं क्या आता है. अच्छा, इसके अलावा अच्छा भाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ना उस गाने को पसंद किया था. सॉरी मैं फेसबुक पे मैसेज शामिल नहीं कर पाया. और व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विद द लाइन, ये कैसा सफर है सितारों से आगे और हम दफ्तर के रास्ते में हैं. तो सोचे ना इस बारे में कुछ यार. लेकिन क्या बात है यार, क्या खूबसूरत सड़क ये लग रही है. तो मुझे लग रहा है ये तो आपकी कनाल वाली रोड लग रही है लाहौर की. मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है लाहौर का इस वक्त भाई, क्या बात है, जबरदस्त. आई होप it does rain and I hope it is raining and stuff. So चलें जी, ओके ये हो गया. थैंक्स फॉर प्लेइंग इलेक्ट्रिफाइड सॉन्ग्स बिफोर रीचिंग द ऑफिस. आजकल गाने असल में शो में वैसे भी ज्यादा चल रहे हैं, तो आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि जरा गानों की क्वालिटी तो वैसे अच्छी होती है, लेकिन खैर चलें जी. और ये सीन है नेटो वाउज इररिवर्स. हाँ, नेटो की कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको पता है, वॉशिंगटन में, और उसमें जो एक ही मुद्दा है और वो है यूक्रेन की जो ये मरी हुई जंग है इनके लिए, जो तबाह हो चुकी है, उससे किस तरह जो है वो रिवाइटलाइज किया जा सके. अब ये सुनने में आया है जी, ये नेटो ममालिक ने जो है ये बात अग्री की है कि $40 अरब एक साल में जो है वो मजीद यूक्रेन को दिए जाएंगे रूस से ये जंग लड़ने के लिए. और इसके अलावा यूक्रेन की जो मेंबरशिप है नेटो की, इट्स एन इरिवर्सिबल पाथ, इट्स ऑन एन इरिवर्सिबल पाथ नाउ, यानी कुछ हो ना हो लेकिन यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप जो है वो जरूर मिलेगी. बाय द वे, आपको पता है कि बहुत सारे नेटो ममालिक के जो सरबराहान हैं और वज़राए खारजा हैं वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं. उनकी डोनाल्ड ट्रंप से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत ही कुर्बत रखने वाले उनकी डोनाल्ड ट्रंप के एक एडवाइजर हैं जिनका नाम क्रेग कैलोग है. और क्रेग कैलोग से जो है वो मुलाकात हुई है कुछ अहम इंटरनेशनल लीडरान की. बिकॉज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ बिग फैन ऑफ नेटो, ये जो मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. डोनाल्ड ट्रंप इसके फैन इसलिए नहीं है बिकॉज वो ये समझते हैं कि इसमें अमेरिका बहुत ज्यादा ही अहम रोल प्ले कर रहा है, खर्चा सारा अमेरिका का हो रहा है और फायदा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज उठा रहे होते हैं. तो वो ये कहता है कि बाकी सारे जो ममालिक हैं वो भी सही चंदा दिया करें, तुम लोग डिफॉल्टर हो चंदे के. तो इस वजह से वो काफी, जब लास्ट टाइम भी आए थे उन्होंने नेटो को काफी कमजोर सा एक कर दिया था. और वो ये डरे हुए हैं, यानी ये इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में ये फियर वाला एलिमेंट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द नेटो वॉर इन यूक्रेन. बट लेट्स सी, चलें जी. ऑलराइट, और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी जो है बस हम इख्तिताम की जानिब अपने प्रोग्राम के बढ़ रहे हैं. एंड हाँ यार, ये भी एक खबर आई है, आई मीन सीरियसली. खैर इसराइल का हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक मिलिट्री ऑफेंसिव जो वहाँ पे चल रहा है गजा सिटी में, उन्होंने कहा है तमाम लोगों को कि शहर को खाली कर दो, इवैक्यूएट दिस सिटी. लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि लोग अगर शहर छोड़ के जाएं तो कहाँ जाएं. अरे यार, मैं अपनी इस वक्त ना ट्विटर टाइमलाइन पे देख रहा हूँ और देयर इज दिस वीडियो व्हिच इज कॉन्स्टेंटली मेरी टाइमलाइन पे आई जा रही है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. इट इज अबाउट अ फादर एंड अ सन who have committed suicide yesterday. The entire video is recorded on CCTV. It's a very depressing video. ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो रही है, जिसमें वो फादर और सन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे चलते हुए जा रहे हैं. एंड देन दे ले डाउन, वो लेट जाते हैं एक ट्रेन के पटरी के ऊपर. एंड
they commit suicide. The father is 60 years old, the son is 30 years old, and they left a suicide note and they said किसी से कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं. Very very sad visual those are. I don't know if you have seen those or not, but बहरहाल पता नहीं कल yesterday I just kept thinking about that video यार कि इंसान किस फ्रेम ऑफ माइंड में आता है. और साथ बाप बेटे को खुदकुशी कर लेना एंड ऑल्सो कहते हैं कि उनकी वालदा का इंतकाल कुछ सालों पहले हुआ था, बट देन द फादर गॉट मैरिड अगेन विद समवन एल्स एंड स्टफ. अल्लाह रहम करे. चलें गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.